हेलो एवरीवन। हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र 2022 को हल कर रहे थे। आज हम भाग 4 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 22 से 25 तक हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हल करना। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इजकल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 स्थापित कीजिए। यहाँ प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। अगर हम अर्थ की बात करें तो यहाँ पर n जो है वो हमारे लेंस का अपवर्तनांक है और R1 और R2 जो हैं, R1 व R2 ये हमारी वक्रता त्रिज्या है हमारी किसी लेंस की। तो चूंकि हमें लेंस का फॉर्मूला ड्राइव करना है जिसे हम लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं, तो इसे के लिए हम सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक लेंस होना जरूरी है और लेंस हमारे पास अगर ये हो, एक लेंस हमें गिवन है पतला लेंस, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। ये एक लेंस गिवन है और ये इसका मुख्य अक्ष है। अब इस लेंस में चूंकि हमें पतला लेंस गिवन है और पतले लेंस के लिए हमें लेंस मेकर फॉर्मूला बनाना है, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि एक लेंस है, माना एक पतला लेंस L जिसका अपवर्तनांक ये अपवर्तनांक n तथा वक्रता त्रिज्याएं R1 व R2 है। ये वक्रता त्रिज्या इसकी R1 और R2 है और ये एक लेंस है। इसका अगर हम प्रकाशिक केंद्र देखें तो O होगा यहाँ, और ये इतना पतला है कि हम इसकी मोटाई को नगण्य मानकर प्रकाशिक केंद्र से, ध्रुव से न मानकर प्रकाशिक केंद्र से हम इनकी दूरियों को तो मान लेते हैं। माना इस A पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है, A बिंदुवत वस्तु है। इससे जब प्रकाश किरण चलेगी तो इस पृष्ठ के द्वारा, पहले पृष्ठ के द्वारा इसका एक प्रतिबिंब बनेगा। वो प्रतिबिंब मान लेते हैं कि यहां बनता है और इसका नाम हमने दे दिया I डैश। अब हम पृष्ठ के लिए, एक पहले पृष्ठ के लिए ही हम गोलीय पृष्ठ के लिए ही हम गोलीय पृष्ठ का फॉर्मूला यूज करेंगे। गोलीय पृष्ठ का फॉर्मूला ये होता था n अपॉन, मैं यहां पे लिख देता हूं, n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर n माइनस 1 अपॉन r। ये वक्रता त्रिज्या और ये अपवर्तनांक। अब हम पहले पृष्ठ के लिए बात करते हैं, तो लिख लेते हैं, माना कोई बिंदुवत वस्तु A है जिसका प्रथम पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब I डैश पर प्राप्त होता है, तब प्रथम पृष्ठ के लिए गोलीय पृष्ठ के सूत्र से, जो कि मैंने आपको ये बताया, चूंकि वक्रता त्रिज्या पहले पृष्ठ की R1 मानी है, तो इसके लिए अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो ये होगा। अभी ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने O से मान लिया है U, और ये फाइनल नहीं है तो इसका नाम कुछ भी दे देते हैं हम। इसका नाम हम अभी दे देते हैं V डैश। तो उसके लिए ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करें U और V डैश के लिए, तो फॉर्मूला हो जाएगा n अपॉन V डैश माइनस 1 अपॉन U इजकल टू n माइनस 1 अपॉन, प्रथम पृष्ठ है तो इसकी वक्रता त्रिज्या 1 है।
इक्वेशन नंबर 1। अब जो ये वस्तु ए का प्रथम पृष्ठ के द्वारा आई डैश पर प्रतिबिंब बन रहा है, ये आई डैश दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा। आई डैश दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा। अब ये वस्तु का कार्य करेगा तो इस वस्तु का इस प्रतिबिंब के इस पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब आई पर प्राप्त होगा। ये आई मान लेते हैं। तब आई डैश का प्रतिबिंब द्वितीय पृष्ठ द्वारा आई पर प्राप्त होता है, जो वस्तु ए का अंतिम प्रतिबिंब है। द्वितीय पृष्ठ के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी पहले वायु से लेंस में जा रहा था प्रकाश। अब प्रकाश द्वितीय पृष्ठ के लिए, क्योंकि ये वस्तु दूसरी साइड है, और अब ये द्वितीय पृष्ठ के लिए अब ये लेंस से वायु में है, तो इसलिए n के स्थान पर 1/n/v, चूंकि अभी फाइनल ये मान लेते हैं v पर मिला है, तो v माइनस 1/u v डैश है हमारा, बराबर 1/n-1/r2। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा, अगर मैं इसे n से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये होगा n/n से गुणा करने पर, आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा n से अगर गुणा करूंगा अंश में, तो n से अंश में, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस n/v डैश इजकल टू ये 1 माइनस n/r2। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, अगर इन्हें ऐड करें तो n/v डैश माइनस 1/u इज इक्वल टू प्लस में लिखेंगे हम प्लस 1/v माइनस n/v डैश, चूंकि ये वाला पार्ट इधर का ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, और इधर वाले पार्ट ये होंगे n-1/r1 प्लस, लेकिन मैं माइनस लिख रहा हूं और इस पार्ट को n-1 माइनस n को मैं n-1/r2, यहां से ये पार्ट कैंसिल होगा, 1/v माइनस 1/u इजिकल टू n-1 अगर कॉमन ले लिया जाए 1/r1 माइनस 1/r2। चूंकि ये किसी भी लेंस के लिए फोकस दूरी का फॉर्मूला है 1/f इजिकल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये आपको ड्राइव करना था, और ये इसके लिए हमें याद रखना है, इसे लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। लेकिन ये जो हमने ड्राइव किया है एक पतला लेंस मान के किया है हमने। अगर आप देखें इसमें इस मोटाई को नगण्य माना है, लेंस की मोटाई को, यहाँ पर ये जो मोटाई है इसे नगण्य माना है,
तब हमने क्वेश्चन नंबर 23 है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाइए। ये आपके 3 मार्क्स में है। तो हाइगेंस ने जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने 3 पॉइंट दिए थे, जिसमें उन्होंने बताया था, नंबर 1 उन्होंने बताया था कि जब किसी माध्यम में स्थित स्रोत से तरंगे निकलती है, मान लो अगर ये कोई सोर्स है, इससे अगर तरंगे निकलती हैं तो वे चारों ओर माध्यम, तो तरंग स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। यदि इससे कोई तरंगे निकलेंगी तो इसके चारों ओर के माध्यम के जो कण होंगे वो कंपन करने लगेंगे। और यदि हम इससे समान दूरी पर माध्यम के कण ऐसे कणों को लेकर एक पृष्ठ बनाएं जिस पर वे समान कला में हूं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। तो ये इन्होंने नंबर 1 बताया था। यदि स्रोत से, यानी कि यहां अगर इनसे जाते हुए इन्हें टच करते हुए हम एक पृष्ठ खींचे तो ये तरंगाग्र होगा। और यदि ये दूरी या सोर्स की दूरी इससे, यानी कि स्रोत की दूरी इससे ज्यादा है तो ये समतल हो जाता है, और यदि समीप है तो ये गोलीय होता है। ये इन्होंने नंबर 1 बताया था। और इन्होंने बताया था दूसरे नंबर में कि जो ये तरंगाग्र है, तरंगाग्र से जो कण है वो नई तरंगिकाओं को उत्पन्न करते हैं जिन्हें हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, और ये उसी वेग से आगे बढ़ते हैं जिस वेग से पहली तरंग आगे बढ़ रही थी। और यदि उन्हें स्पर्श करते हुए हम एक पृष्ठ खींचे तो वो भी नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करेगा, अर्थात नया तरंगाग्र कहलाएगा। ये 3 बातें इन्होंने बताई थी। तो आइए इन्हें लिख देते हैं हम। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, थोड़ा समय बचाने की वजह से, क्योंकि वीडियो लेंदी ना हो, तो इस प्रकार ये लिखा हुआ है। ये 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं यहाँ पर। फर्स्ट, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से निकलती हैं तो तरंगे स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं तो तरंगाग्र कहलाता है। इसका नाम हमने ऐसा ऐसे ही दे दिया अभी। यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है तो तरंगाग्र गोलीय होगा, और दूर, बहुत दूर है तो तरंगाग्र समतल हो जाता है। और तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत का कार्य करता है और इससे नई तरंगे निकलते हैं जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। तरंगिकाएं उसी चाल से आगे बढ़ते हैं जिस चाल से प्राथमिक तरंगे आगे बढ़ती थी, और जो आगे बढ़ी हैं उन्हें अगर स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचे तो वो नए तरंगाग्र को, तरंगाग्र है, तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। इसके लिए आप ये 2 चित्र यहाँ पर बना सकते हो। इन चित्रों में अगर आप देख पा रहे हो, इन्होंने ये बताया है कि ये कोई सोर्स है और इससे समान दूरी पर ये इन कणों को टच करते हुए एक पृष्ठ खींचा, तो ये क्या होगा आपका, ये तरंगाग्र होगा और गोलीय तरंगाग्र होगा। और इससे आगे जाएंगे तो ये नया तरंगाग्र होगा, और ये इससे पीछे वाला जो कि उपस्थित नहीं होता। ये चित्र इन्होंने उस केस में बनाया है जब इसे इसे और दूर लेते चले जाएं तो ये चित्र अब तरंगाग्र कुछ ऐसा हो जाएगा, अर्थात ये वाला यहाँ पर है। तो चाहो तो आप इसे यहाँ भी बना सकते हो। ये तब के केस में है जब हम स्रोत से दूर जाएं, दूर जाने पर ये समतल हो जाता है, यही गोलीय तरंगाग्र। तो इस प्रकार आप ये 3 पॉइंट लिखें और ये 2 चित्र बना दें। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए कार्यफलन और देहली आवृत्ति की का आशय स्पष्ट कीजिए। अर्थात हमें पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाना है, फिर कार्यफलन को, और फिर देहली आवृत्ति को। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? क्योंकि यदि मान लेते हैं, यदि कोई हमारे पास ये कोई धातु की सतह है, कोई धातु हमने ली है, और इस धातु पर यदि एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का फोटोन या प्रकाश डाला जाता है तो ये धातु से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर देता है, धातु से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर देता है, और इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाता है, या इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसके लिए आप इसे लिख सकते हैं,
जब किसी धातु के तल पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश किरण डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा फोटो इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न विद्युत धारा को प्रकाश विद्युत धारा या फोटो करंट कहते हैं। इस घटना के लिए लघु तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रभावी, दीर्घ तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अधिक प्रभावी होता है। तो ये था हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव। दूसरे नंबर पे हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था हमारे से कि कार्यफलन और देहली आवृत्ति क्या है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी भी धातु की सतह से कोई भी किसी भी आवृत्ति का प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करेगा, नहीं, उसके लिए हमें एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। तो उस न्यूनतम आवृत्ति को जिससे ऊपर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जिससे नीचे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता, वो देहली आवृत्ति प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति जिस पर से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन सकता है आपतित प्रकाश के देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू नोड से प्रकट करते हैं। और इसी क्वेश्चन में हमारे से पूछा था कि कार्यफलन क्या है। तो कार्यफलन किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए उन्हें दी जाने वाली ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। प्रत्येक धातु के लिए कार्यफलन भिन्न होता है। अर्थात अगर किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों को निकालना है तो इलेक्ट्रॉनों को निकलने के लिए कुछ जो कार्य किया जाएगा, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा आवश्यक ऊर्जा होगी, उसे हम कार्यफलन कहेंगे। और इसे हम एनसीईआरटी बुक में इसे फाई से डिनोट किया हुआ है। फाई बराबर एच न्यू नोड है, एच न्यू नोड। और जहां एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक। प्लांक का कांस्टेंट है। तो कार्यफलन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम 3 नंबर में पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव, फिर कार्यफलन और फिर देहली आवृत्ति, इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। 24 का अथवा में जो क्वेश्चन है वो है सीजियम धातु का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। चूंकि हमें गिवन है, इस क्वेश्चन को हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। 24 का और कार्यफलन जो गिवन है वो गिवन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आवृत्ति जो दी हुई है हर्ट्ज में न्यू इजकल टू 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। चूंकि हमें निकालनी है गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के लिए
जो आइंस्टीन की समीकरण होती है ई के बराबर ई माइनस फाइव। अगर मैं ई फाइंड कर लेता हूं तो फाइव मैं आसानी से निकाल लूंगा, और चूंकि फाइव, यदि मैं ई फाइंड कर लेता हूं और फाइव मुझे गिवन है तो मैं के आसानी से निकाल दूंगा। उच्चतम के मैक्स था ये, के मैक्सिमम। तो ई मुझे फाइंड करना, फाइव मुझे दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब ई जो है ई इज इक्वल टू एच न्यू, लेकिन अगर न्यू एच न्यू निकालता हूं तो ये आएगा जूल में। या तो मैं इसे जूल में चेंज करूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके, या फिर एस सी अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अभी जो ये ई आएगा ये हमारा आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब मैं इसे सॉल्व करूं, एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻24 इंटू न्यू का वैल्यू है 6 इंटू 10⁻14 और अपॉन में आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 19। ये 19 है यहाँ पर। अब इसे जब सॉल्व करता हूं मैं, देखो 34, 14, 20 और 19 माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 6.6 इंटू 6 अपॉन 1.6 और इंटू 10⁻⁻1, और ये सॉल्व करेंगे ये 0.6 हो जाएगा। 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 39। तो ये 3.9196 और 1.6, जब इससे ये कैंसिल करूंगा तो ये सॉल्व हो गया आएगा 16 दूनी 32 पॉइंट, ये बचेगा 94475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अभी मेरे पास ई फाइंड हो गया है, और यदि मैं इस इक्वेशन का यूज करूं, तो ई मैंने जो फाइंड किया है 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और माइनस 5 मुझे दिया था 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो माइनस करके आएगा वो आएगा 0.335 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार हम इसकी उच्चतम गति ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसे यहां से ही नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 20। क्वेश्चन नंबर 24 है, बोर का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से किस प्रकार भिन्न है, समझाइए। तो इसके आंसर के लिए हम बोर के मॉडल की रदरफोर्ड के मॉडल से भिन्नता। सन 1913 में रदरफोर्ड के मॉडल में नील बोर्स ने एक चेंज किया और उन्होंने क्वांटम थ्योरी को लगाया, क्वांटम सिद्धांत को यूज किया और एक नया नियम दिया जिसे रदरफोर्ड का मॉडल कहते हैं। और इन्होंने पहला कॉन्सेप्ट कि नाभिक जो परमाणु होता है वो खोखला होता है, और उसका जो द्रव्यमान होता है, जो आवेश होता है, वो उसके केंद्र में रहता है, एक निश्चित स्थान में संकेंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। ये सब सेम रखे। उन्होंने जो मॉडल तैयार किया, उन्होंने रदरफोर्ड से भिन्न किया। उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं। रदरफोर्ड ने बोर्न ने रदरफोर्ड के मॉडल में क्वांटम सिद्धांत को यूज करके बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में
में घूम सकते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात कोणीय संवेग mvr पूर्ण गुणज होगा h/2 का। और साथ ही इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन घूमते हुए कोई ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, और एक फर्स्ट पॉइंट सेम था इनका कि नाभिक होता है, ये सेकंड पॉइंट में इन्होंने बताया था। और थर्ड पॉइंट एक चेंज और किया इन्होंने बताया कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो ये अपनी कक्षा को छोड़कर उच्च कक्षा में चला जाता है तथा वापस आते हुए उन कक्षाओं में ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा का विकिरण करता है या ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। अगर पहली कक्षा की ऊर्जा हम E1 मान लें, पहली कक्षा की E1 और दूसरी कक्षा में E2, तो जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी वो होगी h न्यू के बराबर और वो होगी E2 माइनस E1। इस प्रकार से ये भिन्नता, और इस मॉडल को लगाने के बाद ये जो हमारे स्पेक्ट्रम की व्याख्या को सफल व्याख्या, तब जो हमारा परमाणु मॉडल था, जो ये रदरफोर्ड का मॉडल था, ये स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया था, तो बोर का मॉडल स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर पाया। तब यहां लिख सकते हैं, तब बोर के मॉडल द्वारा स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या हो सकी, जो कि रदरफोर्ड के मॉडल से नहीं हो पाई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24, 5